ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये हकीकत है एक ऐसे इंसान की जो बाहर से बहुत नेक, बहुत शरीफ और इंसानियत का पुजारी दिखता था। नाम था पारसनाथ। समाज में उसका बड़ा नाम था, लोग उसे मसीहा समझते थे। उसने कई गरीब, बेसहारा लड़कियों से शादी की और हर बार कहा, मैं तुम्हें सहारा देने आया हूँ। लेकिन क्या कोई जानता था कि यह सहारा मौत की सीढ़ी बनने वाला है? पहली शादी, लड़की अगले दिन लापता। दूसरी शादी, फिर वही कहानी। तीसरी बार कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव सन्न रह गया। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या कोई सुनियोजित खेल? लोगों ने कहा पारसनाथ फरिश्ता है, मगर जब पुलिस ने सच्चाई खोदी तो जो मिला उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। उसके घर की दीवारें चीख रही थीं। तहखाने में बंद थे वो राज जिनका सबूत जिंदा नहीं बचा था। और फिर जो वीडियो सामने आया उसने पारसनाथ के पूरे खेल की पोल खोल दी। क्या आप जानना चाहेंगे कि पारसनाथ असल में कौन था? क्या थी उसकी असली मंशा? और क्यों बनाई उसने एक के बाद एक शादियां सिर्फ मौत का सामान तैयार करने के लिए? इस पूरी कहानी में एक मोड़ ऐसा आएगा जो आपकी सोच को हिला देगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीन में जो सच सामने आता है वो आपको झकझोर देगा। सोनार के रूप में छुपा एक शैतान था पारसनाथ। हर रोज वह एक नई कुंवारी लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। पारसनाथ की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसका सोना का कारोबार दूर दूर तक मशहूर था। उसका घर गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी, जिसकी दीवारें पुराने जमाने की शान और उसके गुनाहों की मूक गवाह बन चुकी थीं। हवेली के दरवाजों पर सोने की खिड़कियां और चांदी के ताले चमकते थे। पारसनाथ हर रोज एक नई लड़की से शादी करता और अगले ही दिन उसकी मौत की खबर गांव भर में फैल जाती। कोई उसकी मौत का कारण नहीं जानता था, लेकिन गांव वालों के दिल में एक डरावना शक घर कर चुका था कि पारसनाथ खुद उन लड़कियों को मार डालता है। पारसनाथ की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी दुकान पर सोने के जेवरों की ऐसी चमक थी कि दूर दूर से लोग उसके पास आते थे। लेकिन उसकी शादियों की कहानी ने गांव वालों को हमेशा परेशान रखा। पारसनाथ की पहली शादी उस वक्त हुई जब वह सिर्फ 20 साल का था। उसकी बीवी गीता एक खूबसूरत और सिंपल लड़की थी जो गांव के गरीब किसान की बेटी थी। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद गीता की मौत हो गई। शुरुआत में गांव वालों ने इसे एक हादसा माना, लेकिन फिर एक के बाद एक उसकी कई शादियां हुईं और हर बार नई दुल्हन की मौत की खबर आती रही। अब लोगों के मन में शक गहराने लगा था। कुछ बुजुर्ग जो पारसनाथ के अतीत को जानते थे, दबे स्वर में कहते कि वह एक बड़ा राज छुपा रहा है। गांव में एक अफवाह फैल चुकी थी कि पारसनाथ नामर्द है। ये बात कोई जोर से नहीं कहता था, क्योंकि उसके पैसे और रुतबे का डर सबके दिल में बैठा था। लेकिन शायद इसी अफवाह ने पारसनाथ को इतना असुरक्षित बना दिया था कि वह हर बार शादी करके अपनी बीवियों को मार डालता ताकि कोई उसके इस राज्य को जान न सके। वह जानता था कि अगर उसकी असलियत उजागर हो गई तो उसकी इज्जत और उसका कारोबार दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जहां शाम को बुजुर्ग बैठते और किस्से कहानियों में पारसनाथ की बात जरूर निकलती। औरतें कुएं पर पानी भरते समय फुसफुसाकर उसकी हवेली के रहस्यों की चर्चा करतीं, लेकिन खुलकर कोई विरोध नहीं करता था। जब रात होती, पारसनाथ की हवेली के दरवाजे बंद होते और पूरे गांव में अजीब सी खामोशी छा जाती। सब जानते थे कि उस हवेली में कुछ तो गलत हो रहा है। फिर एक दिन खबर फैली कि पारसनाथ फिर से शादी कर रहा है। इस बार दुल्हन थी संजना, एक गरीब परिवार की खूबसूरत और मासूम लड़की। संजना के माता पिता पारसनाथ के पैसों के आगे झुक गए थे। शादी के दिन गांव की हवेली को खूब सजाया गया, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। पारसनाथ सोने के जेवरों और पगड़ी में किसी बादशाह की तरह दिख रहा था, जबकि संजना के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और रात को पारसनाथ उसे अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में ले गया। अगली सुबह हमेशा की तरह गांव में संजना की मौत की खबर फैल गई। एक और मासूम लड़की मौत की भेंट चढ़ गई और गांव वालों ने सिर झुका लिया। लेकिन उन सब के दिल में सवाल उठ रहा था कि रामलाल ये सब क्यों कर रहा है। गांव में एक लड़की थी, कमला। वह स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताती थी। बचपन से ही वह पारसनाथ की कहानियां सुनती आई थी और जानती थी
कि उसके पीछे कोई बड़ा राज छुपा है। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाया लिखाया था और गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन पारसनाथ की हवेली और उसकी शादियों को लेकर कमला के मन में हमेशा सवाल उठते रहते थे। एक दिन कमला ने अपनी दोस्त रेखा से कहा कि वह पारसनाथ के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। रेखा ने उसे चेताया कि वह पारसनाथ से दूर रहे, क्योंकि वह बूढ़ा जरूर है लेकिन उसकी ताकत से कोई नहीं बच पाया। लेकिन कमला ने ठान लिया था, अगर सब चुप रहेंगे तो ये जुल्म कभी नहीं रुकेगा। उसने कहा, कोई तो है जो उसके राज्य को जानता है और मैं उसे जरूर पता करूंगी। कमला को अब कोई भ्रम नहीं रहा था। उसे यकीन हो चला था कि पारसनाथ की हवेली में कोई बड़ा राज छुपा है। कई बार उसने गांव के बुजुर्गों से टटोलने की कोशिश की, मगर हर बार एक अजीब सी चुप्पी उसके सवालों को निगल जाती। जवाबों की जगह सिर्फ झुकी हुई निगाहें और डर से कांपती सांसें मिलती। तब कमला ने सोचा, जहां जवाब नहीं मिलते वहीं राज दफन होते हैं। उसने हवेली के नौकरों से संपर्क साधा। उनमें से एक नौकर था मनोज, जो कमला से थोड़ा लगाव रखता था। एक शाम जब बाकी सब लोग चौपाल पर थे, मनोज ने धीमे स्वर में कहा, बीबी जी, हवेली में रात को कुछ वैसा होता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। मालिक, मतलब साहब, वो अकेले में कुछ अजीब बातें करते हैं। कभी कभी तो लगता है जैसे किसी और से बात कर रहे हों, मगर वहां कोई नहीं होता। कमला के मन में हलचल और तेज हो गई। अब एक ही रास्ता बचा था, पारसनाथ के करीब जाना। मगर वो आसान नहीं था। वो आदमी सिर्फ अमीर और रहस्यमयी नहीं था, उसके आसपास डर की एक अदृश्य दीवार थी। फिर एक दिन जैसे नियति ने खुद कमला के लिए रास्ता खोला, पारसनाथ ने उसके घर रिश्ता भेजा। गांव में खलबली मच गई। लड़कियों के माता पिता खुसुर फुसुर करने लगे। क्या ये वही आदमी है जिसकी बीवियां शादी के बाद जिंदा नहीं रहीं? कमला के माँ बाप की आंखों में चिंता थी, मगर कमला की आंखों में सिर्फ एक संकल्प, अगर मैं पीछे हट गई तो ये राज हमेशा राज ही रहेगा। मुझे इसके अंदर जाना ही होगा। शादी के दिन कमला ने लाल जोड़ा पहना, मगर उसकी मुस्कान में कोई आम दुल्हन वाली शर्म नहीं थी। वो मुस्कान एक मिशन की थी। रात को जब पारसनाथ उसे कमरे में ले गया, उसकी आंखों में उत्सुकता और भय दोनों थे। पारसनाथ ने गौर से कमला को देखा और कहा, तुम बाकियों से अलग हो, कुछ तो है तुम में। कमला मुस्कुराई, हाँ, मैं आपके बाकी सचों की तरह चुप नहीं बैठने वाली। एक पल के लिए पारसनाथ के चेहरे से नकाब हटता सा महसूस हुआ, मगर वो जल्दी ही अपने सामान्य रूप में लौट आया। रात जैसे जैसे गहराती गई, कमला की नजरें कमरे के हर कोने में घूमती रहीं, और तब उसकी नजर उस अलमारी पर गई जो हमेशा बंद रहती थी। उसी वक्त पारसनाथ ने एक शरबत का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। कमला का दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया गिलास से आती गंध कुछ असामान्य थी। क्या मुझे यह पीने के बाद भी होश रहेगा पारसनाथ जी? उसने सीधा सवाल किया। पारसनाथ चौंक गया। तुम क्या कह रही हो? आप हर उस बीवी से छुटकारा पाते हैं जो आपकी सच्चाई के करीब पहुंचती है ना? मगर मैं उस कड़ी को तोड़ने आई हूं। अब पारसनाथ की आंखों में पहली बार डर उभरा, और यही वो पल था जब कमला ने तय कर लिया, अब यह राज जिंदा ही खुलेगा, किसी लाश की तरह नहीं। पारसनाथ के चेहरे पर उस वक्त गुस्से और घबराहट का अजीब सा मेल था। उसने जैसे ही कमला की तरफ कदम बढ़ाया, कमला बिजली की तरह कमरे से बाहर निकल गई। हवेली के पिछले हिस्से से वो अंधेरे में निकल गई, बिना किसी को खबर हुए। भागते वक्त उसके दिल की धड़कनें गूंज रही थीं और सांसें जैसे दौड़ में भाग रही हों, मगर उसका इरादा अडिग था। वो जानती थी अब पारसनाथ उसे कभी माफ नहीं करेगा। उसने ठान लिया था कि गांव लौटना अब मुमकिन नहीं। हवेली के हर कोने में उसके जासूस बिछे होंगे। पारसनाथ के नौकर, उसके खास दोस्त, सब उसे ढूंढने निकलेंगे। इसलिए कमला ने एक अनजान रास्ता चुना, गांव के बाहर जंगल की तरफ, जहां एक पुराना उजाड़ मंदिर था। जगह जर्जर थी, दीवारों में दरारें थीं और छत से टपकती बूंदें डर का एहसास देती थीं। फिर भी इस वक्त वही मंदिर उसके लिए सबसे महफूज पनाह था। एक कोने में बैठकर कमला ने खुद से सवाल करने शुरू किए। आखिर क्या छुपा है पारसनाथ की जिंदगी में? क्यों हर बार उसकी बीवियां गायब हो जाती हैं? क्या ये सब उसकी मर्दानगी से जुड़ा डर है या कोई और अंधेरा सच छुपा है? उसने धीरे से अपनी जेब से वो छोटी सी डायरी निकाली जो हमेशा उसके साथ रहती थी। अब वो सिर्फ उसकी यादें दर्ज करने की चीज नहीं थी, बल्कि एक गवाही बनने वाली थी। उसने उसमें वो सब लिखा जो उसने पारसनाथ की हवेली में देखा था। वो रहस्यमयी अलमारी जो कभी नहीं खुलती, वो चेहरा जिस पर अचानक एक अजीब सी चमक आ जाती थी, जैसे किसी और शक्ल में बदलने वाला हो। वो जानती थी अगर उसने सबूत ना जुटाए तो गांव वाले सिर्फ अफवाह समझकर उसकी बात को नकार देंगे। उधर हवेली में बवाल मचा हुआ था। पारसनाथ अपनी सारी हदें पार कर चुका था। उसे ढूंढो,
वो कहीं दूर नहीं जा सकती। वो अपने नौकरों पर बरस रहा था। उसके अंदर सिर्फ गुस्सा नहीं था, डर भी था, एक ऐसा डर जो उसकी आंखों में तैर रहा था। फौरन उसने अपने सबसे वफादार आदमी सुखराम को बुलाया, वो आदमी जो उसके हर पाप में हिस्सेदार था। अगर वो लड़की गांव तक पहुंच गई तो सब खत्म हो जाएगा। जो करना पड़े करो, मगर उसे खामोश कर दो। सुखराम ने सिर झुकाया और इशारा किया, जैसे वो सब समझ गया हो। कुछ खास लड़कों को लेकर वो गांव की गलियों, खेतों और यहाँ तक कि पुराने कुओं तक भी गया, मगर कमला का कोई निशान नहीं मिला। इधर गांव में भी सरगर्मी बढ़ चुकी थी। कमला के भाग जाने की खबरें हवा की तरह फैल चुकी थीं। किसी ने कहा उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। कौन टकराता है पारसनाथ जैसे आदमी से। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में उसकी हिम्मत ने आग जला दी थी। रेखा, कमला की सबसे करीबी दोस्त, ने गांव के कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को इकट्ठा किया। हमें उसका साथ देना होगा। अगर कमला सच सामने ला पाई तो हम सब उस जालिम से आजाद हो सकते हैं। अब कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं रह गई थी, ये गांव की आवाज बनने जा रही थी। और कमला वो अकेली नहीं थी। अब पारसनाथ उस रात अपनी हवेली के सबसे बड़े कमरे में अकेले बैठा था। कमरे की दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और भारी पर्दों के पीछे छिपी खामोशी सब कुछ उसकी बेचैनी को बढ़ा रहे थे। उसके हाथ में एक पुराना सा पत्र था जिसे वह पिछले कई सालों से संभाल कर रखे हुए था। ये वही खत था जो उसकी पहली पत्नी गीता ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले उसे दिया था। पारसनाथ, तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो डर बैठ गया है वही एक दिन तुम्हें तबाह कर देगा। खुद से भागना बंद करो और अपने सच का सामना करो। उसने उस खत को न जाने कितनी बार पढ़ा था। उसकी आंखों में एक थकी हुई उदासी थी। उसे याद था गीता की मौत कोई साजिश नहीं थी, वो एक हादसा था। लेकिन उस एक रात ने सब बदल दिया। गांव वालों ने न सिर्फ उसे शक की निगाह से देखना शुरू किया, बल्कि धीरे धीरे अफवाहें भी उड़ने लगीं। पारसनाथ मर्द नहीं है, इसलिए उसकी बीवी मर गई। ये बातें उसे भीतर तक तोड़ गईं। उसने सोचा दूसरी शादी करके इन बातों को खत्म कर देगा। लेकिन जब दूसरी पत्नी की भी रहस्यमयी मौत हुई तो उसका डर पागलपन में बदल गया। अब वो हर उस औरत को खत्म कर देता जो उसके करीब आती या सच तक पहुंच सकती। मगर बात सिर्फ मर्दानगी की नहीं थी। पारसनाथ की हवेली में एक और डरावना रहस्य था। वो अलमारी जो हमेशा बंद रहती थी। वो अलमारी उसकी जिंदगी का वो हिस्सा थी जिसे अगर किसी ने देख लिया तो पारसनाथ का सब कुछ खत्म हो जाता। उधर दूसरी ओर वीरान मंदिर में कमला पूरी रात बैठी रही। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ सोच और इरादा था। वो जानती थी अकेले पारसनाथ से लड़ा नहीं जा सकता। उसे अब गांव वालों की मदद चाहिए थी, लेकिन ये भी जानती थी कि लोग पारसनाथ का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं। कमला को सिर्फ एक मौका चाहिए था, कुछ ऐसा सबूत जो सारे डर को तोड़ दे। और वो सबूत सिर्फ एक जगह मिल सकता था, हवेली की उस अलमारी में। सुबह होते ही कमला चुपचाप गांव की ओर निकली। वो अपने घर नहीं गई, सीधा पहुंची रेखा के घर। रेखा उसे देखकर चौंक गई। तू जिंदा है? तुझे ढूंढ रहे हैं वो सब। कमला ने जल्दी जल्दी सारी बात बताई और कहा, हमें कुछ करना होगा रेखा। उसकी हवेली में एक अलमारी है, वहाँ उसका असली राज छुपा है। अगर हम वहाँ तक पहुँच गए तो पारसनाथ को रोक सकते हैं। रेखा ने घबरा कर कहा, ये बहुत खतरनाक है, वो तुझे जान से मार डालेगा। कमला ने एक थकी मगर मजबूत मुस्कान दी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो और भी लड़कियां उसकी हवेली की कब्र बनती रहेंगी। किसी को तो शुरू करना होगा और मैं पीछे हटने वालों में नहीं हूँ। अब ये सिर्फ कमला की लड़ाई नहीं थी, अब रेखा भी उसके साथ थी। कमला और रेखा ने गांव के कुछ नौजवानों को इकट्ठा किया। उनमें बिरजू था, एक बहादुर और मजबूत लड़का जो कमला का बचपन का दोस्त था। बिरजू ने कहा, कमला तुम सही कहती हो, पारसनाथ ने हमारे गांव को डर के साए में रखा है। हम तुम्हारे साथ हैं। कमला ने सबको अपना प्लान बताया। वो रात को पारसनाथ की हवेली में घुसेंगे और अलमारी से राज निकालने की कोशिश करेंगे। कमला पारसनाथ के नौकरों को उलझाएगी, जबकि बिरजू और रेखा हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर जाएंगे। लेकिन यह काम आसान नहीं था। हवेली में बहुत से नौकर थे और सुखराम हर वक्त सतर्क रहता था। कमला, बिरजू और रेखा हवेली के पास पहुंचे। कमला ने एक पत्थर उठाया और हवेली के सामने वाले दरवाजे पर जोर से मारा। नौकरों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़े। उसी वक्त बिरजू और रेखा पिछले दरवाजे से अंदर घुस गए। कमला ने नौकरों को उलझाने के लिए बात शुरू की। उसने कहा, मैं पारसनाथ से मिलने आई हूँ, उसे बताओ कि कमला वापस आ गई है। नौकरों ने पारसनाथ को खबर दी। पारसनाथ हैरान रह गया। उसने सोचा, कमला इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है कि वापस आ जाए। उसने कमला को अंदर बुलाया और कहा, तुम वापस क्यों आई हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कमला ने हिम्मत से कहा, पारसनाथ, मैं तुम्हारा राज जानती हूँ।
तुम अपनी बीवियों को इसलिए मारते हो क्योंकि तुम अपनी कमजोरी छुपाना चाहते हो, लेकिन अब यह राज छुप नहीं सकता। पारसनाथ के चेहरे पर गुस्सा और डर साफ झलक रहा था। उसने कमला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त बिरजू और रेखा अलमारी के पास पहुंच गए। उन्होंने अलमारी का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं टूटा। सुखराम ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। बिरजू ने सुखराम का मुकाबला किया, लेकिन वह बहुत ताकतवर था। कमला ने गांव वालों से कहा, हमें पारसनाथ को रोकना होगा, उसकी अलमारी में उसके गुनाहों का राज है। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए और नारे लगाने लगे। पारसनाथ घबरा गया। उसने अपने नौकरों को गांव वालों को रोकने का हुक्म दिया, लेकिन अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। कमला ने कहा, अब भी वक्त है। पारसनाथ, सच बता दो, वरना यह लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पारसनाथ की आंखों में हार की झलक थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम कभी मेरा राज नहीं जान पाओगी। बिरजू और रेखा अभी तक अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ताला टूट गया। अंदर से कुछ पुराने कागज और एक डायरी निकली। बिरजू ने डायरी खोली। उसमें पारसनाथ की जिंदगी के कुछ काले राज लिखे थे, लेकिन पढ़ने से पहले सुखराम ने फिर हमला कर दिया। कमला ने चिल्लाकर कहा, गांव वालों, अलमारी में राज है, हमें पारसनाथ को रोकना है। गांव वालों ने हवेली के दरवाजे तोड़ दिए। पारसनाथ अब बिल्कुल अकेला था। उसके नौकर भी उसका साथ छोड़ चुके थे, लेकिन पारसनाथ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हवेली के एक गुप्त दरवाजे से भागने की कोशिश की। कमला ने देख लिया और उसके पीछे दौड़ी। पारसनाथ जंगल की तरफ भागा, जहां वह समझता था कोई उसे नहीं ढूंढ पाएगा। कमला, बिरजू और रेखा उसके पीछे दौड़े। जंगल घना था और पारसनाथ की आहट कहीं खो गई थी। कमला ने कहा, हमें उसे पकड़ना होगा, वरना वह फिर कोई गुनाह करेगा। बिरजू ने कहा, कमला, हमें अब वापस चलना चाहिए। हमारे पास डायरी है, उसमें जरूर कुछ ऐसा है जो पारसनाथ को बेनकाब कर देगा। कमला ने सोचा, बिरजू ठीक कहता है। वो वापस मंदिर की तरफ लौट आए, जहां उन्होंने डायरी खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में पारसनाथ की जिंदगी के कई राज लिखे थे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि उसने अपनी पहली बीवी गीता की मौत के बाद एक वादा किया था कि वह कभी अपना राज नहीं खोलेगा। लेकिन वो राज क्या था? डायरी के आखिरी पन्ने पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी, जो कमला को समझ नहीं आई। कमला ने फैसला किया कि वह उस अलामत का मतलब जरूर जानेगी। उसे मालूम था कि पारसनाथ अब भी आजाद है और उसका राज पूरी तरह से अभी तक खुला नहीं है। गांव वालों ने पारसनाथ के खिलाफ बगावत शुरू कर दी थी, लेकिन कमला जानती थी कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई। कमला, बिरजू और रेखा मंदिर के वीरान कोने में बैठे डायरी के पन्ने पलट रहे थे। आखिरी पन्ने पर बनी अलामत कमला के जहन में बार बार गूंज रही थी। वह अलामत एक पुराने मंदिर के निशान से मिलती थी, जो गांव के बाहर एक खंडहर की तरह खड़ा था। कमला ने फैसला किया, हमें इस अलामत का मतलब जानना होगा। पारसनाथ जंगल में भाग गया है, लेकिन अगर हम उसका राज्य पूरी तरह खोल दें तो वह कभी वापस नहीं आ सकेगा। बिरजू ने सर हिलाया, लेकिन कमला, यह खतरनाक है। पारसनाथ के आदमी अब भी गांव में घूम रहे हैं। रेखा ने भी कहा, बिरजू ठीक कह रहा है, लेकिन अगर अब रुक गए तो पारसनाथ फिर से कोई गुनाह करेगा। तीनों ने तय किया कि सुबह होने से पहले वो पुराने मंदिर जाएंगे और अलामत का राज तलाश करेंगे। कमला ने गांव के कुछ नौजवानों को भी पैगाम भेजा कि वह मदद के लिए तैयार रहें। गांव वालों में अब पारसनाथ के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था। कमला की हिम्मत ने सबके दिलों में नई उम्मीद जगा दी थी। नौजवान पुराने मंदिर की तरफ रवाना हुए। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल के बीच में था। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर एक अजीब सी तारीकी छाई हुई थी। कमला ने डायरी में बनी अलामत को फिर देखा और मंदिर की दीवारों पर वैसी ही अलामत ढूंढने लगी। कुछ देर की तलाश के बाद उन्हें एक पुरानी अलमारी मिली, जो मंदिर के कोने में छिपी हुई थी। उस अलमारी पर वही अलामत बनी हुई थी जो डायरी में थी। बिरजू ने ताला तोड़ा और जब अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना संदूक निकला। संदूक को खोलते ही कमला की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें रखे पुराने खत, कुछ पीले पड़ चुके कागज और एक चमचमाती हुई छोटी सी सोने की मूर्ति मानो समय की गहराइयों से निकले किसी रहस्य का दरवाजा खोल रहे थे। कमला ने धीरे धीरे खतों को पढ़ना शुरू किया। ये खत पारसनाथ की पहली पत्नी गीता के थे, जिन्हें उसने मरने से पहले खुद लिखा था। खतों में एक एक कर ऐसे सच सामने आ रहे थे
जो पारसनाथ की जिंदगी के स्याह कोनों को उजागर कर रहे थे। गीता ने लिखा था कि पारसनाथ के नामर्द होने की जो अफवाह गांव में उड़ रही थी वह उसके अपने पिता की रची साजिश थी। पारसनाथ का बाप न सिर्फ बेरहम था बल्कि उसने बचपन से ही बेटे को अपमान और तिरस्कार की आग में झोंक दिया था। गीता की मौत महज एक दुर्घटना थी, लेकिन पारसनाथ ने उसे अपनी कमजोरी मान लिया। उसे लगने लगा कि बार बार शादी करके और फिर अपनी पत्नियों को मारकर वह अपने सच को हमेशा के लिए छुपा पाएगा। लेकिन ये सब महज परतें थीं, असली रहस्य तो कुछ और ही था। गीता के खतों में लिखा था कि पारसनाथ ने गांव के पुराने मंदिर में एक खजाना छुपा रखा है, सोने और जवाहरात से भरा हुआ। उसी खजाने को वो अपनी ताकत का राज बनाकर सबकी नजरों से छुपाए बैठा था। कोई भी जो उस राज के करीब जाता उसका अंजाम मौत होता। कमला ने जब उस मूर्ति को देखा तो उसकी आंखें उस पर उकेरे गए रहस्यमयी नक्शे पर टिक गईं। नक्शा मंदिर के नीचे किसी तहखाने की ओर इशारा कर रहा था। बिना देर किए कमला, बिरजू और रेखा ने मंदिर के फर्श को खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उन्हें सचमुच नीचे एक तहखाना मिला जिसमें चमकते सिक्कों और रत्नों से भरा एक भारी संदूक पड़ा था। बिरजू ने कहा, अब बहुत हो गया कमला, ये खजाना गांव का है, चलो इसे लेकर चलते हैं और उस दरिंदे को सबके सामने लाते हैं। गांव के लोग अब पारसनाथ के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। मंदिर की ओर बढ़ती भीड़ को देख पारसनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बिरजू और बाकी नौजवानों ने उसे घेर लिया। पारसनाथ गुस्से से चीखा, तुम सब मुझे नहीं जानते, मैं गांव का सबसे ताकतवर आदमी हूँ। मगर कमला ने सामने आकर कहा, ताकत उसे कहते हैं जो लोगों की हिफाजत करे, उनका खून ना बहाए। तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया पारसनाथ, अब गांव के लोग तुम्हारे हर गुनाह का हिसाब लेंगे। गांव के एक बुजुर्ग ने तुरंत पुलिस को बुलाया। कमला ने तमाम सबूत सौंपे। पुलिस ने पारसनाथ और उसके कुछ वफादारों को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में लंबा मुकदमा चला जिसमें कमला, बिरजू, रेखा और गांव के लोगों ने सच्चाई को उजागर किया। गवाही और सबूत इतने पक्के थे कि अदालत ने पारसनाथ को उसके गुनाहों की सजा मौत सुना दी। अगर कमला की यह जंग आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक सच्चाई की मशाल समझकर आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।